आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सत्य सिक्योरिटी सिस्टम्स, एलईडी टीवी और केंट आरओ के अधिकृत विक्रेता जयमाला शिक्षा निकेतन, जहां पढ़ाई के साथ है खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, तथा केबीसी ब्रॉडबैंड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित कटिहार की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस। सत्य सिक्योरिटी सिस्टम्स डिजिटल कटिहार अभियान की शानदार शुरुआत। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विसेज, डिजिटल एलईडी टीवी, सीसीटीवी कैमरे, स्पाई कैमरे, मनी काउंटिंग मशीन, लैपटॉप एंड कंप्यूटर एसेसरी, एयर कंडीशनर, डिजिटल एलईडी लाइट्स, वीडियो डोर फोन्स, फायर अलर्ट्स, साथ में और भी बहुत कुछ। अब कटिहार बनेगा पूरी तरह डिजिटल एंड सिक्योर। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एमजी रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452248601, a unit of KBC News। सभी प्रकार के केंट आरओ प्यूरिफायर के लिए संपर्क करें केंट आरओ के अधिकृत विक्रेता सती सिक्योरिटी, एमजी रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452242570, मोबाइल 9297979700। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर हो जाएं निश्चिंत। जयमाला शिक्षा निकेतन, अ रेसिडेंशियल स्कूल, ट्रेंड एंड क्वालिफाइड टीचर्स, म्यूजिक, योगा, स्पोर्ट्स और कराटे की स्पेशल क्लासेस, एडवांस साइंस लैब और वास्ट लाइब्रेरी। बेहतर एक्सपीरियंस के लिए समय समय पर वर्क एजुकेशनल टूर, लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग अलग कैंपस, बस फैसिलिटी के साथ 24 आवर्स सीसीटीवी ऑब्जर्वेशन। जयमाला शिक्षा निकेतन राष्ट्रीय शिक्षा रत्न एवं गोल्ड मेडल से सम्मानित विद्यालय, हृदयगंज, कटिहार। मोबाइल नंबर 9430927187, 9939147587। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू 9। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस अब आपके शहर कटिहार में भी। केबीसी ब्रॉडबैंड सबसे तेज और अनइंटरप्टेड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित केबीसी ब्रॉडबैंड। संपर्क करें सत्य सिक्योरिटी सिस्टम्स, एमजी रोड, कटिहार, या केबीसी न्यूज कार्यालय, बनियाटोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 242570 और 248601, मोबाइल 9297979700 और 9430029220। नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रवि झा। दर्शकों, लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है। 7 चरणों में मतदान होने हैं। 11 अप्रैल से क्रमशः 19 मई तक मतदान होना है और आगामी 23 मई को जो दिन निर्धारित है, तिथि निर्धारित है मतगणना का, तो उसमें उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। साथ ही यह भी फैसला होगा कि इस बार भारत में कौन सी नई सरकार का गठन होने जा रहा है। साथ ही कटिहार का सांसद कौन होगा, इसका भी फैसला 23 मई को निश्चित रूप से हो जाएगा। दर्शकों, हम इसी मुद्दे की बात को लेकर हाजिर हैं। हमारे बीच परिचर्चा के लिए जो मेहमान हैं आज के, मैं उनसे आपको पहले रूबरू करवा दूं। सबसे पहले बबीता कश्यप जी हैं, भाजपा नेत्री हैं, सहकला संस्कृति प्रकोष्ठ की प्रदेश सचिव हैं, हमारे सामने मौजूद हैं। प्रोफेसर चंदना झा हैं, समाजसेवी हैं और आज की जो है इस कार्यक्रम में मुद्दे की बात में विश्लेषक की भूमिका में हैं। इसरत प्रवीण जी हैं, कांग्रेस से समाजसेवी हैं। हमारे ठीक बगल में एक नई मतदाता हैं, पहली बार इन्हें मतदान करने का अवसर मिलेगा। हम इनकी भी राय जानेंगे। लिपिका जायसवाल हैं। कटिहार में 18 अप्रैल को मतदान होने हैं
जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है और मतदाता जागरूक हैं। कटिहार का सांसद कौन होगा, किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होने हैं, किनका किस पार्टी के उम्मीदवारों का मैनिफेस्टो क्या है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप सबों को बता दूं कि इस कार्यक्रम को आप लाइव देख रहे हैं। आपके मन में, आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप 242-601 पर कॉल करके हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास जो एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जो जनप्रतिनिधि हैं, वह आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं अपने जवाब से संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम प्रोफेसर चंदना झा के पास चलते हैं, जो आज विश्लेषक की भूमिकाएं हैं। हम उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि हमारा कटिहार कैसा कटिहार है, वर्तमान समय में कटिहार किन समस्याओं से जूझ रहा है और साथ ही कटिहार का अतीत क्या रहा है। क्या हमारा कटिहार का जो अतीत है, जो कटिहार की पहचान थी, आज भी वही कटिहार है या फिर उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले हम जानेंगे प्रोफेसर चंदना झा से। जी मैम। धन्यवाद रवि। सबसे पहले तो मैं केबीसी महापरिवार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने कटिहार जैसे एक छोटे से शहर में इतनी बड़ी पहल ली। उन्होंने मुद्दे की बात के भी जरिए एक बहस का रास्ता निकाला और ये मुहिम छेड़ी और लोगों के जन जन तक, लोगों के मन में जो बातें रहीं उन सबको प्रकाशित करने का एक बहुत बढ़िया कदम उठाया है। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक कटिहार का प्रश्न है, कटिहार का अतीत बहुत समृद्धशाली रहा है और कटिहार अपने आप में सामाजिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से, वाणिज्यिक रूप से अपना एक उसका अहम स्थान रहा है। सामाजिक रूप से हम देखेंगे तो यहाँ की जो जनता है, जनसंख्या है, वो मिक्स्ड पॉपुलेशन है। अब बंगाली है, बिहार के लोग हैं, सिंधी है, पंजाबी है, मारवाड़ी है, मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ की जो जनसंख्या है उसका जो आप मेल देखेंगे वो एक छोटा भारत का रूप देता है। इसमें तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की मानसिकता है और इसीलिए कटिहार अपने आप में एक अलग से कल्चरली बहुत खास धड़कता हुआ शहर जाना जाता है। कटिहार में हर भाषा भाषी के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, बिल्कुल, और सबकी जो है एक तरह से जो पर्व त्योहार होता है सब एकदम सामंजस्य बिल्कुल बना रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ कटिहार एक 3 महत्वपूर्ण नदियों से घिरा हुआ है। गंगा है, कोशी है, महानंदा है और इन सब की जो खूबियाँ हैं वो हमें मिलती तो हैं, पर इन सब की वजह से जो बाढ़ें आती हैं वो कटिहार को हर साल एक परेशानी में डालता है। बड़ी समस्या जो है वो जल जमाव की है, कटाव की है और विस्थापित जो सबसे अधिक जो है विस्थापित है, यहाँ पर काफी परेशानियां होती हैं। जी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कटिहार भौगोलिक रूप से नक्शे पर एक बहुत महत्वपूर्ण जगह पर बसा हुआ है। वो ऐसे कि जब हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखते हैं, जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं हमारी, उसको जो जोड़ता है वो किशनगंज, जो 2 लाइनें हैं जो चलती हैं, उसकी शुरुआत कटिहार से होती है। और ये जो चिकन्स नेक बोलते हैं इसको, मुर्गे की गर्दन, और ये बहुत पतला सा है और ये बहुत ही अहम है क्योंकि अगर उसको डिस्टर्ब किया जाएगा तो पूरा का पूरा नॉर्दर्न स्टेट्स जो है वो भारत के बाकी भागों से बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगा। इसीलिए ये बहुत ही मतलब ये दुश्मनों की नज़र में भी बहुत अहम है और देश की नज़र में भी, युद्ध के नज़र से, स्ट्रेटेजिकली और अदरवाइज भी भौगोलिक नज़र से भी कटिहार को एक ऐसा स्टेशन माना जाता है जहाँ से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जाने के लिए हर कोई गुजरता है। इसलिए कटिहार अपने आप में नक्शे पर भी बहुत महत्व की जगह है। और चौथी बात यह है कि कटिहार में ऐसी फसलें होती हैं जहाँ की जूट है। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे इसका इतिहास कि जूट कहाँ पैदा होता है तो कटिहार पूर्णिया को सभी जानते थे। कांटी कहाँ
बनता है तो कटिहार में बनता है, बाल्टी कहाँ बनता है तो कटिहार में बनता है, मतलब दिया उद्योग सलाई नगरी कहाँ बनता है, साबुन कहाँ बनता है। तो कटिहार का एक अपना समृद्धशाली इतिहास कृषि के क्षेत्र में भी एक अच्छी पहचान थी, कृषि और के क्षेत्र उद्योग में के भी। क्षेत्र में भी अच्छी बिल्कुल, पहचान बिल्कुल। थी। तो लेकिन क्या लग रहा है मैम कि वर्तमान हालात जो है, जी। क्या लग रहा है कि ऐसे किसान जो बड़ी पैमाने पर जूट जो उगाते थे, गन्ने की खेती हुआ करती थी, केला, मक्का, केले की खेती हुआ करती थी, मक्के की खेती हुआ करती थी, तो मतलब क्या ऐसा रीजन रहा है कि आज जो है धीरे धीरे किसान इस बात मतलब ऐसी खेती पर कम ध्यान दे रहे हैं? जी जी रवि जी, मैं उधर ही जा रही थी, उसी तरफ बढ़ रही थी आगे कि कटिहार एक ऐसी जगह है जहां आप रास्ते चलते देखेंगे कि मक्का सूख रहा है, आप रास्ते चलते देखेंगे कि केले का जंगल का बगान केला भरा हुआ है। और यही नहीं, कटिहार का केला हर जगह बिकता है, हैदराबाद में बिकता है, कलकत्ते में कहते हैं कि ये कटिहार का केला है। यहाँ पर जूट तो सभी कोई जानते हैं, जूट कितना ज़्यादा होता है। तो ये सारी फसलें यहाँ होती हैं, बहुत तायत में होती है। लेकिन दुख की बात है कि इन सारी फसलों को हम राज्य से बाहर किसी दूसरे राज्य में भेजते हैं, क्योंकि वहाँ वो प्रोसेस्ड होकर पैकेजिंग करके मार्केट में बिकता है। वही फसल जो यहाँ के किसान बहुत कम मूल्य में बेचते हैं, वो वहीं से बिक कर आता है हमारे यहाँ, और वो तैयार माल हमारे बच्चे हम सभी बहुत महंगे दाम में भी खरीदते हैं। तो मेरे कहने का ये मकसद है कि यहाँ पर रोजगार को जनरेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अगर इतिहास देखेंगे तो देखेंगे कि माइग्रेशन जो है, लेबर माइग्रेशन जो है, जो मजदूर का यहाँ से पलायन है, वो बिहार में सबसे ज्यादा किसी क्षेत्र में अगर है तो ये कटिहार, पूर्णिया, सहरसा इसी इलाके से है, क्योंकि यहाँ कोई उद्योग नहीं, कटाव हो गया, विस्थापन हो गया, गरीबी है। आप फसल लगाते हैं, वो बारिश और बाढ़ की वजह से खत्म हो जाता है। आप फसल उगाते हैं, आपको सस्ते दर पर बाहर भेज देना पड़ता है। आप मछली उगाते हैं, लेकिन मछलियों की कीमत आपको बाहर जाकर जो मिलती है वो आप देख रहे हैं। तो फिर बच्चे जो है यहाँ से पास करते हैं, यहाँ कोई नौकरी नहीं मिलती है, तो यहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो हमारे पास ये एक ऐसी समस्या है जो कि धड़कता हुआ है, और इसको जब तक दूर नहीं किया जाएगा, कटिहार को हम तो भारत के नक्शे पर चमकता सितारा जो पुरानी पहचान है उसे हम वापस नहीं ला सकते। तो निश्चित रूप से इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हम एक ऐसी सरकार चुनते हैं, हम कटिहार में एक ऐसा सांसद चुनते हैं जो ऐसी समस्याओं को निश्चित रूप से दूर करे, और कटिहार की जो पुरानी परंपरा है उसे जो धूमिल हो चुकी है वह फिर ला सके। इसी उद्देश्य से जो है लोकसभा चुनाव में हम लोग जो पिछली बार भी जो चुनाव हुआ उसमें हमने सत्ता परिवर्तन किया था। क्या लग रहा है कि उस परिवर्तन में उसमें कुछ परिवर्तन हो पाया या नहीं? देखिए बबीता जी, अच्छा सवाल आपसे है कि सबसे पहले तो रवि जी नमस्ते आपको भी, और जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी तमाम दर्शक को मेरी ओर से नमस्ते। और फिर आपने जिन समस्याओं के मतलब कटिहार का जो एक छोटा सा परिदृश्य है वो मतलब कम शब्दों में मैम ने आपको बताया, आप जो सुने होंगे, तो कटिहार की जो वर्तमान समस्या है जिसके कारण जो है धूमिल हो रहा है कटिहार का तो पहचान, तो क्या लग रहा है कि उन पहचान को हम कैसे वापस लाएंगे? जिस तरह से हमने सत्ता परिवर्तन किया था, बीजेपी जो है यहाँ पर 3 वर्ष तक लगातार जो 3 टर्म में 15 साल तक जो रहा, उससे पहले एनसीपी रहे, फिर कांग्रेस की सरकार रही, सांसद रहे, तो कुछ निर्दलीय भी रहे। तो लग रहा है कि समय समय पर हमने उसे परिवर्तन किया था ताकि हम जो है कटिहार की पहचान को वापस ले सकें। पिछले चुनाव में लोकसभा जो चुनाव आम चुनाव हुआ था उसमें जो हमने परिवर्तन किया था, क्या लग रहा है कि हम उस परिवर्तन में कितने सटीक रहे? परिवर्तन की बात जहाँ तक हो रही है तो फिर मैं तो ये कहूँगी कि प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वो सभी के सामने है, सब देख रहे हैं। अब रही बात अगर कहीं कुछ भी कर लेते हैं तो सबसे पहले सबका मुद्दा ऊपर जाता है। अगर ऊपर में हमारी सरकार ही सही नहीं होगी, हमारा मांग जो वो जायज नहीं होता है। हम कितना भी मांग ले, अगर कहा जाता है तो छोटी सी बात, अगर बच्चे घर में किसी चीज के लिए जिद करते हैं, अगर पेरेंट्स सही है तो बच्चे की मांग पूरी होती है। अगर पेरेंट्स ही सही नहीं है, वो सक्षम नहीं है और बच्चे के दुख दर्द को नहीं समझ रहे हैं, तो मांग जो उस जगह फजूलत में चली जाती है। इसीलिए मेरा कहना है कि सरकार, हमारी सरकार अभी आई हुई है, उनको मौका चाहिए। जैसे अगले ने सिस्टम को बिगाड़ा, आपने तमाम जनता से भी मैं कहना चाह रही हूँ, किसी चीज को बिगाड़ने में अगर आपने 70 साल दिया है तो सुधारने में 7 साल, कम से कम 7 साल। ठीक है, हमारी सरकार की पहली मांग थी कि 5 साल में मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सरकार पीछे रह गई है, तो इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ ना
कि एक छोटी सी बात होती है कि अगर दिल में कोई जज्बा रखा है कि मैं ऐसा करूं वैसा करूं, जज्बा तो रखी हूं कि मैं ऐसा करूंगी, लेकिन जब जगह पे पहुंचती हूं अगर सिस्टम सारा बिगड़ा हो तो फिर इस काम को करने में समय लगता है। तो अभी जस्ट लाइक वही हम लोगों के 70 साथ साल हो गई। में सब कुछ बिगड़ा, क्या कहना है आपका इस नहीं, लोकसभा मैं चुनाव इस को? बात को कतई एक्सेप्ट नहीं करूंगी, क्योंकि ये मोदी जी का घोषणाओं की सरकार रही है और 70 साल में कुछ नहीं हुआ और 5 साल में आपने 70 साल का विकास कर दिया। ये कहीं भी जजमेंट नहीं, इसको हम नहीं जज कर सकते हैं 70 साल को और 5 साल को। आप ये बताइए, 1 मिनट, मैं आपकी बात को मैंने नहीं काटा था, इसलिए मैं आपको आग्रह करूंगी कि मेरी बात को भी आप ना काटें। आप ठीक है, आप ही की बात को मैं बोल रही हूँ, आप ही की बात को मैं ले रही हूँ, ठीक है। आपने कहा कि सर आपने, हाँ ठीक है, ठीक है, मैं ये कहूँगी, आपने कहा कि आपका सवाल था कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट होना चाहिए कटिहार का, ये स्थानीय मुद्दों की बात आप कर रहे हैं। मैं स्थानीय मुद्दों पर ही बोलना चाहूंगी कि स्थानीय मुद्दे की बात जहां तक कर रहे हैं आपने कहा कि जूट मिल बंद हो गए, आपने कहा जो हमारी संस्कृति रही है कटिहार की कि गंगा जमनी तहजीब रही है, हर जाति धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो मैं ये इस बात से, इनकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि अगर गार्जियन ठीक ना हो तो बच्चे क्या करें। तो हमारे 5 साल मोदी जी की सरकार रही और हमारे कटिहार में एनसीपी के जो उम्मीदवार थे तारिक अनवर साहब, वो सांसद रहे हैं, अभी हम लोग कांग्रेस ज्वाइन किए हैं और मैं मेरी बात पूरी कंप्लीट हो जाने दीजिए। उस कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं? निश्चित तौर से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, क्योंकि हमने अपनी बात को रखी। जूट मिल की लड़ाई हम लोगों ने लड़ा, संसद में भी बात ये आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से दिखाया भी और प्रिंट मीडिया के लोगों ने छापा भी, आपने ये दिखाया कि हमारे सांसदों ने स्थिति इसलिए जस की तस है क्योंकि जब हमारे गार्जियन ही नहीं सुनेंगे तो बच्चे कितना भी रोले, उनका कुछ नहीं चलने वाला है। बस मैम एक कॉलर हमारे बीच जुड़ रहा है, संतोष ठाकुर जी बरमसिया से, शायद कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं। हेलो, हाँ संतोष जी कहिए, क्या सवाल है आपका और किन से है? मेरा ये सवाल है इशरत परवीन जी से। जी इशरत परवीन जी से मेरा सवाल है। जी हाँ कहिए, सुन रही हैं। बोल रहे हैं जो राधा नगर से जो कुशीदा वाला रोड जाता है और माननीय सांसद महोदय 5 साल रहे और इससे पहले भी रहे 15 साल और हमारी सरकार 4.5 साल हुई है और इशरत परवीन जी अपने मुद्दे की बात में जो है चर्चे करने लगे और 4.5 साल में क्या हुआ, कैसे हुआ। अरे मोदी जी ने जो करके दिखाया है कांग्रेस वाले 70 सालों 63 सालों में कभी करके नहीं दिखा पाए हैं। जी इशरत जी जवाब दीजिए। मैं जवाब देना चाहूंगी। आपने कहा कि कुशीदा आजमनगर से जो कुशीदा वाली रोड है वो नहीं बनी, इस पर आपका सवाल है ना। मैं इस पर ये बोलना चाहूंगी, ये टेंडर की प्रक्रिया में है। हम लोग ने जिला प्रशासन से बहुत सारी मांगे की, माननीय सांसद जी ने लिखा भी और वहां के स्थानीय विधायक हमारे माननीय मंत्री भी हैं और उनके द्वारा भी इस पर पहल हो सकती थी, क्योंकि आप कैबिनेट में बैठते हैं और कैबिनेट में फैसले होते हैं। तो ये किसी पर ये कह देना कि वो सड़कें नहीं बनी और इनके कहने पर नहीं बनी, ऐसा मैं नहीं समझती कि ये न्यायपूर्वक होगा। हाँ, निश्चित तौर पर हम लोगों ने पहल की है और आजमनगर से कुशीदा, चूंकि मैं उसी इलाके से आती हूँ, मेरा पूरा पुरजोर उस पर ये था, जोर था कि वो सड़कें बन जाए, चूंकि एनबीसीसी से वो सड़कें पुरानी प्रधानमंत्री सड़क योजना से बनी हुई थी और क्योंकि वो ब्लैक लिस्टेड हो गई कंपनी और जो जीर्णोद्धार 5 साल के बाद नहीं होता है, वो सड़क बना हुआ 12-14 साल हो गए और अभी तक उस पर रिपेयर नहीं हो पाया। ये सही माने में ये सवाल है, सही है, लेकिन इस बात का मैं जरूर इस बात को रखना चाहूंगी, हम लोगों ने जिला प्रशासन से लेके प्रदेश तक भेजा है, एक बार टेंडर की प्रक्रिया में भी आया है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में फिर अवसर मिला, इस पर हम लोग पुरजोर ताकत लगाएंगे और हमारे कैबिनेट मंत्री जी का इस पर नजर चला जाता तो जल्दी बन जाता। चलिए एक दूसरे कॉलर हैं भोला जी, भोला प्रसाद जी हैं। हेलो हाँ भोला प्रसाद जी कहिए, कहाँ से हैं आप? भोला प्रसाद महोदय जी, मैं सही
जी जी, भोला महतो जी, कहिए। जी, मेरा एक क्वेश्चन रवि जी है, इनसे कांग्रेस के प्रतिनिधि जी, मेरा उनसे क्वेश्चन है जी। मेरा सवाल यह है कि 2-3 मामला सबसे पहले एक जो कटिहार से मनिहारी के बाद जो गौशाला ओवरफ्लाई है और वह कंटिन्यू रोड वो हमेशा जाम रहता है गौशाला ओवरब्रिज के वजह से, और आज तक हम लोग लंबे दिन से सुनते आ रहे हैं कि आज ओवरफ्लाई बन जाएगा, आज ओवरफ्लाई बन जाएगा, आज ओवरफ्लाई बन जाएगा। तारीख आप एक बार आप जिताइए, ओवरफ्लाई बन जाएगा। कटिहार की बड़ी समस्या है फ्लाईओवर जी, आरओबी की जो रेल ओवर ब्रिज बनने हैं वो अभी तक जो है उस ओर जी कोई पहल नहीं हुआ है। जी जी, बबीता जी, केंद्र में आपकी सरकार थी, इस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है, एक बड़ी समस्या थी, बताइए। जी हाँ, इसके लिए तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ ना। ऐसी बात नहीं है कि जब मेरी सरकार आई तो कारखाने बंद हुए, उद्योग बंद हुए, ऐसा नहीं है। रही बात मांग करने की, तो मांग में तो कह रही हूँ कि समय दीजिए और वक्त जो आ रहा है उसमें सरकार को बनाइए, फिर आने वाले समय में उम्मीद करती हूँ हमारे कटिहार का जो भविष्य होगा वह उज्जवल भविष्य होगा। और मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ, क्योंकि देखिए, मैं एक महिला होने के नाते, किसी बच्चे की माँ होने के नाते मैं इतना कह सकती, छोटी सी बात, जब बच्चे जिद करते हैं कि माँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना है, तो मैं लगती हूँ ना कि मैं एक गृहिणी हूँ और फिर बच्चे की भूख को मिटाना है, तो बड़ी ताव में आके जज्बे के साथ कहती हूँ 5 मिनट इंतजार करो और मैं अभी ला के देती हूँ। तो इसलिए भी बोलना पड़ता है ना, ताकि बच्चा रोए नहीं और बच्चा हौसला ना खो दे, या तो फिर बगल के पड़ोसी से मांगने नहीं चलेगा। इसलिए मैं हर इंसान जो है ना अपने बच्चे को या फिर अपने अगले को जो है संतुष्टि देने के लिए समय मांगता है। और वही माँ जब किचन में जाती है, मैं जान रही हूँ कि मेरा काम है किचन जाऊंगी तो बच्चे के लिए मैं खाना लेके आऊंगी, इसलिए मैंने टाइम तो दे दिया 5 मिनट का। जब मैं किचन में जाऊं और जाने के बाद मुझे पता चले कि गैस में जो है सिलेंडर में गैस नहीं है और ना ही तेल है, ना प्याज है, ना जीरा है, मैं तो ताव में बोल दी बच्चे को मैं 5 मिनट में दे रही हूँ। लेकिन जब किचन में जाने के बाद इस तरह की प्रक्रिया जब नजर आती है, मैं 5 मिनट में पूरा नहीं कर सकती, किसी हाल में नहीं, मुझे वक्त चाहिए। बस यही हाल है मेरी सरकार के साथ। वो जब सिस्टम में आए तो सारा का सारा कुछ जो है उनको बिगड़ा, मतलब आप वक्त मांग रहे हैं। चलिए एक और कॉलर हैं, व्यवसायी हैं जी। हेलो जी सर, कहिए क्या सवाल है आपका? हेलो जी सर, मेरा सवाल बीजेपी की बबीता जी से है। जी हाँ, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, 5 साल में उद्योग धंधा का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, उनको 7 साल चाहिए जी। 5 साल में 0, 2 साल में क्या 100% हो जाएगा? नंबर 1। पहले क्या मैं इस सवाल का जवाब दे दूं क्या? नहीं, सुन लेते पहले जी। दूसरा सवाल कीजिए। नंबर 2 मेरा सवाल है कि इन्होंने कहा कि गार्जियन सही होगा, जी जी, सही होगा तो देश ठीक से चलेगा। लेकिन सवाल है कि अगर बच्चा बिगड़ा हुआ रहे और गार्जियन कुछ कर भी दे तो बच्चा ही सब कुछ बिगाड़ दे, तब फिर ऐसे बिगड़े हुए बच्चे का क्या फायदा? तो फिर मैं आपसे बता दूं, जी, पहला सवाल कि उद्योग धंधे में अभी तक 5 साल में कुछ नहीं हो पाया है, और दूसरा सवाल जो आपने खुद कहा था कि बच्चे बिगड़े हुए, मतलब गार्जियन की बात कही थी आपने। जी हाँ, जी। जवाब दीजिए। तो गार्जियन की बात में तो मैंने बोला ही कि 5 साल का टाइम हमको मिला, इसमें मैं बहुत कुछ नहीं कर पाई। जितना मैंने कहा था कि हमारी सरकार जितना कहे थे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, उस हिसाब से भी पूरा नहीं हो सका। आप लोगों का शिकायत भी जायज है, लेकिन मुझे वक्त चाहिए। मैं तो बस कह भी रही हूँ ना कि अगर बिगाड़ने में 70 साल लगा तो सुधारने में 7 साल। आप लोगों के हिसाब से 4-4.5 साल जा चुका है, लेकिन 7 साल मेरी मांग है। और उम्मीद रखिए आपके भरोसे पर भी पानी नहीं फिरेगा। और फिर आप उम्मीद रखें कि अगर गार्जियन की बात होती है, अगर सरकार केंद्र में अगर हमारे मोदी जी रहे, और अब तो हम अपने सांसद के लिए भी मांग करूंगी, और कटिहार जिले में अगर दुलाल चंद स्वामी जी जैसे सांसद रहेंगे तो उम्मीद है कि कटिहार का भविष्य जो है वो उज्जवल होगा। और दूसरा सवाल इनका क्या था जी? अगर बच्चा ही बिगड़ा रहे तो फिर गार्जियन क्या करे? यहाँ पे बच्चे बिगड़ने की बात तो मैं नहीं कही थी। अब आप किस सेंस से बोल रहे हैं, आखिर फिर भी अगर आपने ऐसा कहा है
तो ये सब रियल केस है। जरूरी नहीं है हमारे भारतवर्ष में जितने बच्चे हैं सारे बच्चे सुधरे हुए ही हैं। भारतवर्ष तो बहुत दूर की बात जाए, अगर घर में हम 4 बच्चे पैदा करते हैं तो उसमें 2-3 अगर सही है तो 1-2 उसमें थोड़ा बिगड़े हुए होते ही हैं। तो ये सब नजरअंदाज करने की जरूरत है, ये कोई मुद्दे वाली बात नहीं है। और मैंने ऐसा नहीं कहा था कि बच्चे बिगड़े हुए हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा था। मैंने कहा था गार्जियन सही होना चाहिए। तो गार्जियन सही होने का मतलब है कि मैंने मांग किया है, मेरी मांग है कि गार्जियन के रूप में यानी कि केंद्र में सरकार जो है वो मोदी सरकार होनी चाहिए। और फिर सबसे पहले बात मैं ये कह दूंगी कि जो शहरी इलाका है। बबीता जी। जी हाँ जी हाँ, सुन रही, बताइए। मेरा सवाल ये था, बच्चा मतलब सांसद अगर कमजोर रहेगा तो गार्जियन से मांग ही नहीं पाएगा, क्योंकि पहले सांसद मजबूत होना चाहिए, डिमांड को संसद में जबरदस्त ढंग से रखने आना चाहिए, तब जाके सरकार सुनती है। कारण है कि पूरे देश में लोकसभा में 543 सांसद है, सरकार को सबको सुनना है। जिसका सांसद मजबूत रहेगा उसको अपने क्षेत्र का ज्ञान होगा और उसमें मांगने का सामर्थ्य होगा, वही सही बच्चा होगा। मेरा कहने का अभिप्राय घर के बच्चे का नहीं था। चलिए ठीक है सर, आपने सही कहा जी, आपने सही कहा सर। 1 मिनट, अगर सांसद के ऊपर बात आ रही है तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सांसद की बात जहां तक है, उसे आपने नहीं चुना, हमने नहीं चुना, उसे सरकार के द्वारा ही चुना गया है। तो अगर सांसद को तो हम सब मिलकर चुनते हैं, जनता ही चुनती है, सरकार नहीं चुनती। टिकट की बात हम समझ रहे हैं उनकी बात, मतलब क्योंकि अभी हम लोगों की तरफ से निर्णय नहीं हुआ। जी। जी हाँ, टिकट बंटवारे की ही बात है, जहाँ तक सही बात है वो अपने जगह पे सही है, आप भी सर अपने जगह पे सही हैं। लेकिन बात हो रही है जितने भी कैंडिडेट हैं सब अपने अपने सरकार के नजर में सही है। सरकार ने उनका मतलब चुनौती जो है सरकार ने उनका किया है, उनको चुना गया सरकार की ओर से। अब रही बात आपकी और हमारी या फिर जनता की, हमारी वोटर की, वो जो सही निर्णय लेंगे उनके नजर में जो सही है वही डिसीजन होगा। अगर आप जिस तरह से है बोल रहे हैं आपके नजर में जो सही है, अगर सारी जनता इस तरह का निर्णय ले लेते हैं, यदि सबके नजर में होगा कि कौन सा सांसद सही है, तो चुनिए आप लोग निर्णायक हैं, आप जनता ही जनार्दन हैं, आप जो निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य होगा। जिस तरह से टिकट मिल गई है जिनको, तो वो सर्वमान्य हुआ। जैसे हमारे यहाँ के थे अग्रवाल जी ने नॉमिनेशन भी किया, लेकिन ऊपर के द्वारा जनता के द्वारा भी बहुत तरह की बात कही गई और ऊपर से जो नियम बताया गया कि ऊपर में जो हो जाता है वो सर्वमान्य होता है, तो फिर वो भी अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया और फिर अपना नॉमिनेशन वापस कर लिया। अब रही बात कि किसको बनाना है, आपके नजर में कौन सही है, कौन सा बच्चा सही है, किसको चुनना है, तो वो फिर आप लोग खुद उसके क्या बताओ, उसके लिए तो आप लोग खुद सक्षम है। तो जी इस तरह प्रवीण जी बताएंगे कि जो सांसद 2014 में चुना हमने कटिहार के लिए, वो कितना उपयुक्त रहा। और जैसे कि अभी एक सवाल आया था कि जब बच्चा कमजोर होगा तो गार्जियन से कुछ नहीं मांग पाए, क्या लग रहा है कि आपका जो सांसद हैं वो कमजोर रहे या फिर मजबूत? निश्चित तौर पर कमजोर नहीं रहे हैं और हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर उन्होंने पुरजोर तरीके से कटिहार के विकास के मुद्दे पर हो, कटिहार के उद्योग धंधे के मुद्दे पर हो या कटिहार में विधि व्यवस्था के मुद्दे पर हो, उन्होंने जोरदार तरीके से इसको रखा है। और ये प्रमाण है पिछले समय में जो घटनाएं हुई हमारे कटिहार में, और ये हमारे कटिहार की संस्कृति रही है कि यहाँ सद्भाव हमेशा से रहा है, भाईचारगी हमेशा से रही है, लेकिन कुछ क्षणिक लोगों के कुछ उनके द्वारा ऐसा किया गया जी, लेकिन उसको भी पुरजोर तरीके से पूरे कटिहार के वासियों ने इसको बहुत अच्छी तरह से लिया और इसको खत्म करने का काम किया। ये ताकत है हमारी सांसद की। न कोई बात हुई। देखिए उद्योग धंधे की बात आप कर रहे हैं, स्मृति ईरानी जी हमारी उस टाइम में ये थी मंत्री थी और जूट मिल का सवाल लोग रोड पे उतर गए थे, धरना प्रदर्शन हो रहा था, हमारे सांसद में इस बात को उठाया। कटाव पीड़ितों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। कटिहार जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से इसके लिए समाधान उनके पास, वो कैपेबल थे। वो आपने जब कहा कि वो स्ट्रॉन्ग प्रतिनिधि के रूप में वो लड़ करके बहुत कुछ ला सकते थे कटिहार के लिए, बहुत जहां तक कटाव पीड़ित का सवाल है, कटाव पीड़ित का सवाल है और विस्थापन का सवाल, विस्थापन कटिहार जिले के लिए, इस कोसी क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी समस्या है और इसका निवारण सही माने में अगर हो
राज्य सरकार के द्वारा ये कहा गया था। मैं ये बात आपके सामने रखूंगी। हम गांव घर में निवास करने वाले लोग हैं, ये भ्रमित करने वाली बातें नहीं है। और ये कहा गया था कि 2 डिसमिल जमीन करके लोगों को दिया जाएगा और उनको वहां पर बसाया जाएगा, लेकिन उस पर कितनी पहल हो पाई ये आपके सामने और लोगों के सामने है। घोषणाएं होती हैं लेकिन इम्प्लीमेंट उस पर नहीं होता। ये मोदी जी की सरकार की पहचान है और ये पूरा देश देख रहा है इसको। चलिए, कॉलर हैं नया टोला से विनोद जी। हेलो जी विनोद जी, कहिए क्या सवाल है? हमारा इशरत परवीन से सवाल है जी। हेलो, हमारा इशरत परवीन जी हाँ, जी हाँ, सुन रही हैं, बताइए अपना सवाल। कि बाढ़ पीड़ित में तारिक अनवर कहाँ चले गए थे जब आदमी मर रहा था और जी रहा था, और यहाँ का जनता जो है, कटिहार का जनता बाढ़ पीड़ित में जो है पोस्टर साट दिया था कि हमारा सांसद को खोज दें, लापता हो गया है, खोजने वाला को 5000 का इनाम। तो कहाँ चले गए थे बाढ़ पीड़ित में तारिक अनवर? इशरत परवीन जी, हमारे मैं सांसद लापता हो गए। आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। आपने केबीसी के माध्यम से ही आपने दिखाया था कि तारिक अनवर साहब जो बाढ़ के समय में कहां कहां गए हैं। ये प्रमाण को जो है, सत्य को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। और जो डिबेट आज हम मुद्दे की बात केबीसी के माध्यम से कर रहे हैं, इसी चैनल ने दिखाया था कि तारिक अनवर साहब इन जगहों पर, इन प्रखंडों में वो नाव से गए हैं, पानी में हेल के गए। तो ऐसा हमको नहीं लगता है। भैया, आपका सवाल जो भी है, आप जहां से भी हो सकता है इतना बड़ा जिला है, कुर्सेला से लेकर के हमारा बलरामपुर तक, कदवा, बलरामपुर, इस इलाके में जो त्राहिमाम था, हो सकता है उस दिन ना पहुंचे, उसके बाद समस्या है मैम, उसके समाधान के लिए क्या हुआ? निश्चित तौर पर इस पर समाधान की प्रक्रिया होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो है हम नेपाल से कुछ कर नहीं पाए, नेपाल से जो है जो पानी आती है कोसी में, और जो हमारे सीमांचल एरिया को बहा करके जान माल सबकी क्षति होती है, उसको ये करने के लिए वहां पर डैम बनाने की बात कर रहे थे। लेकिन इन 5 सालों में उस पर कितनी पहल हुई? मेरा सवाल ये है कि क्या पहल हुई? ये जनता की नजर में और इस सीमांचल एरिया के लोगों के सामने है, पूरे देश के सामने है। चलिए, हमारे बीच एक नई मतदाता भी हैं, इन्हें भी मौका देते हैं अपनी बात रखने का। जी, इस बार पहली बार आपको मतदान करने का मौका मिलेगा, क्या लग रहा है कि कैसे मतदान करेंगे? क्या मन में संभावनाएं हैं? ये पहली बार जो मौका मिला है, किस तरह से आप नई सरकार का गठन करेंगे? नई सरकार के गठन में अपनी अहम भागीदारी निभाएंगे, कटिहार के सांसद को चुनने में आपकी भागीदारी होगी, तो क्या लगता है कि क्या मन में सोचे हैं, क्या जहन में चल रहा है आपका? First of all, I would like to say everyone good evening. Since this year I'm going to vote first time, so it's like a golden opportunity for me. Like every year I saw in my house, my parents are going to vote there in choosing government. So choosing government is like so important. लिपिका जी, अपनी मातृभाषा में, ताकि सबको समझ में आ जाए, आपके मन में क्या चल रहा है? जैसा कि इस बार मैं पहली बार अपना वोट देने जा रही हूँ अपने प्रतिनिधि को चुनने में, तो अपने देश के जो प्रतिनिधि उसको चुनने में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, अब बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ। कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए आपको कटिहार में? कैसा सांसद चाहिए आपको? ऑब्वियसली मैं ऐसा सांसद चाहूँगी जो कि हमारे कटिहार वासियों की जितनी भी दिक्कतें हैं जो वो हर साल फेस करते हैं, उसको वो ख़त्म कर सके। जैसे कि आप हर साल देखते हैं, हर साल कटिहार में बाढ़ आता है, हर साल ढेरों लोग इससे सफ़र करते हैं, हर साल वो इससे बहुत ही क्षतिग्रस्त होते हैं। उनके घर, उनकी जो बच्चों की समस्या होती है, एक मैं स्टूडेंट हूँ, मैं फील कर सकती हूँ कि अगर एक बच्चे की स्कूल छूट जाए कुछ दिन तो कितना दिक्कत होता है। हर साल हम न्यूज़ और टीवी पे देखते हैं कि प्राणपुर ये सब इलाका में बाढ़ आया है, इतने घर डूब गए, इतने बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हम सिर्फ न्यूज़ में पढ़ तक ही रह जाते हैं, सरकार उसके लिए क्या करती है नहीं करती पता नहीं। तो मैं बस ऐसा ही सांसद चाहूँगी जो कि उस बच्चों के बारे में सोचे कि वो स्कूल क्यों नहीं जा पा रहे हैं, बाढ़ आ गए उसकी समस्या को हल कर सकें और अच्छी रोड सुविधा दे सके। हर साल कटिहार में देखते हैं, हम हर बार सुबह में भी देख सकते हैं कि जब स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, इतने जो यहाँ पे जाम फंसते हैं तो स्कूल बस लेट हो जाते हैं। जाम की एक समस्या है, बाढ़ की एक समस्या है, तो एक फ्लाई ओवर ब्रिज होना चाहिए जिसके कारण ये जाम की समस्या खत्म हो सके। तो मैं ऑब्वियसली वैसा ही सांसद चाहूँगी जो कि ये सारी समस्या को खत्म कर सके और देश के हित के लिए सोचे।
ये नहीं कि बस लंबा लंबा भाषण दिया बस हो गया, 5 साल बोला वो समय चाहिए, 5 साल में पता नहीं वो कहाँ चल जाते हैं। तो ऐसा ही मैं सांसद चुनूंगी अपने हित के लिए, जो कि पूरे देश के हित के लिए सोचे, ना कि वो खुद के लिए सोचे। जी एक कॉलर है अहमदाबाद से। जी हेलो। हेलो। जी हाँ सर कहिए, क्या सवाल है? हेलो। जी हाँ सुन रहा हूं मैं, बताइए। हाँ 2 साल से बाढ़ पीड़ित जो नहर पर बसे हुए हैं। जी हाँ। आज तक एमपी साहब तारिक अनवर साहब एक बार भी वहां देखने नहीं गए। जी बिंदास बिंदास पूछिए। यहाँ पर आपके तारिक अनवर साहब के उम्मीदवार बैठे हुए हैं, उनके जो है कांग्रेस से हैं प्रतिनिधि, उनके बैठे हुए हैं, वो जवाब देंगे। हाँ तो मंत्री जी तो अभी तक तो नहीं पहुंचे हैं, 2 साल से करीब वहां नहर पर नहीं जाए। जी मैम। लोग किस तरह नहा रहे हैं, पूरे मुद्दे जो है बाढ़ पीड़ित के लेकर है। कई बार विक्टर था यहाँ धरना प्रदर्शन किया, फिर भी उन्होंने दो कट्ठा जमीन के लिए आज तक व्यवस्था नहीं हुई है। लेकिन इतना परिवार वहाँ है, एक नहर के किनारे पार दियारा आपका बंगाल के बॉर्डर में बसे हुए 50 घर है। निश्चित तौर पर आपका सवाल सही है कि ये विस्थापन की जो समस्या है, मैं समझ सकती हूँ। बांध पर, नहर पर, और ये दिल्ली दीवानगंज और अहमदाबाद के साइड का मामले में भी है, बरारी साइड भी है। तो ये जो कॉलर थे जिन्होंने सवाल किया है उनका वहां से संबंधित है। और ये बात सही है कि 2 डिसमिल जमीन, मैंने जो पहले कहा कि राज्य सरकार के द्वारा ये कहा गया था, लेकिन उपलब्ध प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा कितना हो पाया, ये सवाल से ही आप इस बात को समझ सकते हैं। ये धरातल पर सिर्फ घोषणाएं कर देना, और वो जो निचले वर्ग तक जो इससे परेशान हो रहे हैं, जो समाज में जो लोग विस्थापन से परेशान हैं, जो नहरों पे बसे हुए हैं, जो बांधों पर बसे हुए हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पता नहीं किस कुंभकर्ण की निंद्रा सरकार सो गई है और इस पर क्यों नहीं पहल हो रही, मुझे आश्चर्य लगता है। क्योंकि सरकार तो जनता के लिए ही बनती है सर, जनता की समस्याओं को हल करने के लिए ही बनती है। चलिए इनका सवाल एकदम सही है। एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद पुनः हम हाजिर होंगे अपने इस कार्यक्रम मुद्दे की बात को लेकर के, और जानेंगे और भी लोगों के जहन में क्या चल रहा है सवाल, और विकास का क्या है मुद्दा, कैसे होगा इस बार मतदान, किन मुद्दों को लेकर के लोग करेंगे मतदान। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एलईडी टीवी और केंट आरओ के अधिकृत विक्रेता जयमाला शिक्षा निकेतन, जहां पढ़ाई के साथ है खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, तथा केबीसी ब्रॉडबैंड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित कटिहार की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स डिजिटल कटिहार अभियान की शानदार शुरुआत। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विसेज, डिजिटल एलईडी टीवी, सीसीटीवी कैमरे, स्पाई कैमरे, मनी काउंटिंग मशीन, लैपटॉप एंड कंप्यूटर एसेसरी, एयर कंडीशनर, डिजिटल एलईडी लाइट्स, वीडियो डोर फोन्स, फायर अलर्ट्स, साथ में और भी बहुत कुछ। अब कटिहार बनेगा पूरी तरह डिजिटल एंड सिक्योर। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एमजी रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452 248601, a unit of KBC News। सभी प्रकार के केंट आरओ प्यूरिफायर के लिए संपर्क करें केंट आरओ के अधिकृत विक्रेता सती सिक्योरिटी, एमजी रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452 242570, मोबाइल 9297979700। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर हो जाएं निश्चिंत। जयमाला शिक्षा निकेतन रेसिडेंशियल स्कूल, ट्रेंड एंड क्वालिफाइड टीचर्स, म्यूजिक, योगा, स्पोर्ट्स और कराटे की स्पेशल क्लासेस, एडवांस साइंस लैब और वास्ट लाइब्रेरी। बेहतर एक्सपीरियंस के लिए समय समय पर वर्क एजुकेशनल टूर, लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग अलग कैंपस, बस फैसिलिटी के साथ 24 आवर्स सीसीटीवी ऑब्जर्वेशन। जयमाला शिक्षा निकेतन
राष्ट्रीय शिक्षा रत्न एवं गोल्ड मेडल से सम्मानित विद्यालय हृदयगंज कटिहार। मोबाइल नंबर 9430927187 9939147587। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू 9। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस अब आपके शहर कटिहार में भी। केबीसी ब्रॉडबैंड, सबसे तेज और अनइंटरप्टेड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित केबीसी ब्रॉडबैंड। संपर्क करें सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, MG रोड कटिहार या केबीसी न्यूज कार्यालय बनियाटोला बड़ा बाजार कटिहार। फोन नंबर 242570 और 248601। मोबाइल 9297979700 और 9430029220। ब्रेक के बाद पुनः आप सबों का स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में। दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है और इस महापर्व में महिलाओं की विशेष हिस्सेदारी होती है और इसी हिस्सेदारी को लेकर के आज हम महिला जनप्रतिनिधि के साथ बैठे हैं जो आपके जहन में उठ रहे कई तरह के सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। साथ ही विकास के मुद्दे की चर्चा हो रही है, कटिहार का सांसद कैसा हो और भारत में किस तरह की सरकार का गठन हो। ऐसे कई मुद्दों को लेकर के, विकास के मुद्दों को लेकर के, समस्याओं को लेकर के हम बैठे हैं और इनसे अपने राय मशवरा कर रहे हैं। आपके जहन में भी अगर कोई सवाल है तो निश्चित रूप से पूछें। ऑनलाइन 242-601 हमारा नंबर है। चलते हैं हम इशरत परवीन जी के पास, कांग्रेस से हैं और इनसे जानते हैं। इशरत परवीन जी, इस बार चलिए फिर से एनसीपी के उम्मीदवार जो थे वो पुनः कांग्रेस में ज्वाइन करके जो है कटिहार में सांसद की दावेदारी फिर से पेश कर रहे हैं। क्या लगता है कैसे जा रहे हैं लोगों के बीच, कन्विंस कैसे कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्टो है, मतदाताओं के बीच क्या कह करके पुनः उनको आप रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, बताइए। जी, हमारा मैनिफेस्टो हमेशा से विकास रहा है और सामाजिक मुद्दे रहे हैं। और जैसा कि आप लोग सभी जान रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने जो मैनिफेस्टो निकाला, हमारा मैनिफेस्टो वही है, क्योंकि हम कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में हमारे सांसद तारिक साहब लड़ रहे हैं और हमारा मैनिफेस्टो ही विकास है। और आपने देखा होगा कि हमारा मैनिफेस्टो ही कहता है कि निचले तबके के जो सबसे निचले वर्ग के लोग हैं, मतलब जो समाज में, गांव में निवास करने वाले व्यक्ति जिनकी आय 20,000 से कम हो, उनके लिए ये हमारी एक योजना मैनिफेस्टो के माध्यम से राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने बर रखा है। उसका नाम है न्याय, जो कि 72,000 रुपये साल, जो 20,000 से कम जिनकी आय है उन तक पहुंचाने का ये लक्ष्य है। इसलिए क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि हमारा लक्ष्य जो है सबसे पहले जो हमारे निचले तबके, जो गांव में निवास करने वाले व्यक्ति हैं, उन पर फोकस होता है। आपने पिछले कार्यकाल में यूपीए की सरकार में भी आपने देखा होगा कि हमने मनरेगा लॉन्च किया था, जो मजदूरों के लिए, जो हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है वो है पलायन की समस्या, रोजगार की समस्या, जिसको गांव में हमारे जो भाई रहते हैं, जो हमारे पिता रहते हैं, वो कमाने के लिए वो बाहर जाते थे। और हमारी सरकार ने ये देखा, तो यूपीए की सरकार ने, हम लोगों ने गांव-गांव में जाके देखा कि लोग पलायन करते हैं बड़े शहरों के, सिटी की ओर, वो महानगरों में जाकर के रोजगार की तलाश करते हैं, जिसके लिए यूपीए की सरकार ने मनरेगा को देश को दिया। और उसी तरह से अभी ये आप कभी नहीं ये नहीं कह सकते हैं कि वो फ्लॉप है, क्योंकि अगर फ्लॉप होता तो इतने अरब रुपए जो खर्च हो रहे हैं और गांव में जो काम हो रहा है वो समाज के सामने है। और जहां तक इसकी बात है, मैनिफेस्टो की बात है, जुड़ चुका है तो हमारे समाज में, एक मिनट मैं अपनी बात को कंप्लीट कर, फिर से चलेंगे आपके पास। ये कॉलर हमारे बीच जुड़ चुके हैं, जी बताइए। जी, हमें इशरत परवीन जी से ये पूछना है
जी नाम बताइए सर। संतोष बोल रहे हैं हम। संतोष जी बताइए क्या सवाल है। जी मेरा सवाल ये है, जो राहुल गांधी जी ने इंडिया के लोगों को जो इतना प्रलोभन दे के रखे हैं 72,000 रुपया पर ईयर इनकम देंगे। जी गरीबों के खाते में सालाना 72,000 रुपए डाले जाएंगे। जी क्या सवाल है। ये ऐसा घोषणा करके सत्ता में काबिज बनने के लिए अब भारत का जनता बेवकूफ और भारत का युवा ऐसा नहीं रह गया जो देश को लूटने का काम किया है और फिर से देश के युवाओं को महिलाओं को जो है बरगला करके वो सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, दिल्ली से आकर के इंडिया में राज जमाना चाहते हैं। और ऐसे तारिक साहब जो जहानाबाद से आकर के कटिहार का भला और कटिहार का विकास कभी नहीं कर सकते। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। सबसे पहले कि आप तो इस सवाल को वापस लें कि आपने कहा कि इटली से आके राहुल गांधी जी हमारे देश के हैं और राजीव गांधी जी इस देश का बेटा है। और आपने जो ये कहा कि इटली से आकर के कोई बहू अगर बाहर से आती है तो क्या वो बहू नहीं रह जाती, उस देश की नहीं हो जाती। आपने ये जो कहा सवाल का कहीं ना कहीं आप प्रेरित होकर के बोल रहे हैं। और दूसरी बात आपने कहा जहानाबाद से प्रतिनिधि जो सक्षम है, जहां से भी उनको जनता चुनती है, हम आप नहीं चुनते हैं। अगर वहां की जनता उनको चुन रही है तो कहीं ना कहीं उन पर विश्वास कर रही है तभी चुन रही है। तो ये आपका सवाल मुझे नहीं लगता है कि आपने सही ढंग से इसको रखा। आम लोगों की तरफ से मैं आपको याद दिला दूं कि अभी आपने कहा है और दूसरी बात आपने कहा कि प्रलोभन दे करके, तो मोदी जी 15 लाख रुपए देने वाले थे पहले। अभी दूसरी बार सरकार अभी आ रहे हैं लोगों के बीच वोट मांगने के लिए। मैं कहूंगी कि मोदी जी से कि पहले 15 लाख रुपए जो लोगों के खाते में आने थे पहले वो उन्हें दे दे, तो फिर आप वोट मांगने के अधिकारी होंगे। क्योंकि आपका मैनिफेस्टो, आपका शपथ, आपका जो पिछला संकल्प निकला था उसमें आपका मैनिफेस्टो रहा था कि काला धन लेके आएंगे और 15-15 लाख रुपए हम लोगों के खातों में, देश की जनता के खातों में देंगे। तो ये सबसे बड़ा प्रलोभन और लोगों को गुमराह करने का काम तो मोदी जी ने किया है। और मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी, कांग्रेस की सरकार कभी झूठ नहीं बोलती है, उन्होंने दिया है। और वो शिक्षा का अधिकार हो या हम भोजन का अधिकार हो या हमें क्या सूचना का अधिकार हो, सरकार हमारी यूपीए की सरकार ने इस देश को दिया है, जिसके बदौलत हम किसी से भी कोई भी सवाल कर सकते हैं। और ये हमारा कांग्रेस का हमेशा से ये हमारा सामाजिक विचारधारा है कि हम सबको साथ लेके चले। और ये सरकार हमारी अगर बनती है, कांग्रेस की सरकार अगर बनती है, देश की जनता अगर विश्वास करती है, निश्चित तौर पर 72,000 उन गरीबों के खाते में 72,000 रुपए साल के आएंगे और ये देश की जनता देखेगी। सबसे पहले सवाल मेरा जी आपसे, आपने 72,000 की बात, 72,000 सालाना की बात की है। और अभी ये 72,000 रुपये कहाँ से आएंगे, पहले मैं ये जानना चाहती हूँ। मोदी जी जब गैस पे सब्सिडी देने की बात हुई थी तो सारे विपक्षी साथ खड़े हो गए थे कि ये पैसा कहाँ से आएगा। सवाल उठा था गरीबों के सब्सिडी पे या फिर जो भी हम लोग गैस यूज कर रहे थे, ये सब्सिडी बंद कर दी गई। लेकिन अब जो आएगा ये 72,000 रुपया, ये कहाँ से आएगा। रही बात कि मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, तो वो दूर से देखे थे ना कि सारे घोटालेबाज जो है मतलब घोटाला करके मोटा हो चुका है। तो हमने टारगेट बना रखा था, अगर मैं इस रुपये को, काले धन को अगर मैं व्हाइट करूंगा तो बिल्कुल सबके खाते में आ रहा है। लेकिन घोटालेबाज इतने सातिर निकले कि फिर न जाने वो काले धन को भी घोटाला करके कहाँ दिया है, इसीलिए यहाँ भी वो विफल हो चुके हैं। नहीं, मैं ये बात कहना चाहूंगी आपसे, आपने ये सवाल मुझसे किया है, मैं पहले इस सवाल का जवाब देना चाहूंगी। आपने कहा कि जो है 15 लाख रुपए, आपने कहा कि 72,000 रुपए कहाँ से आएंगे। नहीं, मतदाता इनकी भी प्रतिक्रिया जाने कि 72,000 बनाम 15 लाख, किस तरह की सरकार चाहेंगे, 72,000 वाली या 15 लाख वाली। ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि अगर मैं कहूँ कि मैं कैसा सरकार चाहती हूँ, स्पष्ट शब्द में नहीं कह सकती मैं कौन सी सरकार चाहती हूँ, 72,000 वाली या फिर 5 लाख वाली। एक सरकार जो 15 लाख रुपया जो है वो बोल चुकी है कि 15 लाख रुपया देंगे। आए तो नहीं, नई सरकार आए तो नहीं 5 साल में, आए तो नहीं जी, जो घोषणा का घोषणा रह गया। सालाना मिलेगा, बेरोजगारों को मिलेगा, क्या लग रहा है किस तरह की सरकार आपको चाहिए।
अगर आप देखें तो किसी भी नए मतदाता के लिए उनके नए मैनिफेस्टो को देख के वे नहीं चुनते हैं कि वो कैसा सांसद चाहिए, उनको कैसा चाहिए। सांसद से, कटिहार सांसद से आप कितने खुश हैं? कभी मिले उनसे? नहीं, कभी नहीं देखा उनको? देखा उनके कार्यकाल के बारे में जाने? हाँ, बस ये जाना उन्होंने क्या किया है, पिछले 5 सालों में क्या हुआ है, उसके पहले क्या हुआ है, बस यही, और कुछ तो कभी नहीं लगा कि उनके कार्यकाल से कितने संतुष्ट हुए? कभी उनके बारे में जानने का मौका नहीं मिला? नहीं, देखा भी नहीं? देखा है उनको देखा है। चलिए हम चलेंगे। मैं 1 मिनट बबीता जी का सवाल को मैं कंप्लीट करना देना चाहूँगी कि इन्होंने कहा कि जो है 72,000 रुपये कहाँ से आएंगे। मेरा इनसे एक सवाल है, मैं जवाब बाद में दूंगी। मेरा एक सवाल है इनसे कि आपने कहा था कि काला धन लेके आएंगे और आप अभी बोल रहे थे व्हाइट मनी, ब्लैक मनी को व्हाइट करके देश में लाने वाले थे। तो जो ब्लैक मनी थी, आपने जो वादा किया था देश की जनता से, वो तो पहले कीजिए कि ब्लैक मनी है कहाँ। अगर नहीं थे तो आपने झूठ क्यों बोले? आपने देश की जनता से झूठ क्यों बोले? अगर काला धन था तो 15-15 लाख रुपए आप दीजिए देश की जनता को। और दूसरी बात, 72,000 रुपए की जहां तक बात करते हैं तो देश प्लानिंग से चलता है और कांग्रेस ने हमेशा से देश को प्लानिंग करके एक समाज को और आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है उसको हम लोग करते हैं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, 72,000 हमारी सरकार बनी तो निश्चित तौर पर मोदी जी की तरह झूठे आश्वासन की तरह नहीं, राहुल गांधी के तरह सच्चे आश्वासन के साथ और देने का काम करेंगे अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आई तो। और आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर है उन्होंने इसको ऑथेंटिक तौर पर ये कहा कि इनकी प्लानिंग सही माने में सही है और जो 20% जो देश की जनता है जो बहुत ही मतलब उनको खाने में परेशानी, उनको जीवन यापन में परेशानी होती है, अगर उन तक पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर उनका जो जीवन यापन है वो अच्छा होगा और ये देश आगे बढ़ेगा। चंदना झा के पास चलते हैं। जी मैम, कितना इत्तेफाक रखते हैं निवर्तमान जो सांसद और वर्तमान में कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनके कार्यकाल से कितने खुश हैं आप और कितने? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग 2-3 चीज़ों को नकार कर आगे बढ़ रहे हैं। पहली चीज़ तो है, बड़ा दुखद है कि नकारात्मक राजनीति का दौर चला हुआ है। हर किसी चीज़ में ये वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं कर रहा है। और अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो वो जवाब होता है कि आप आज ये पूछ रहे हैं, फलाने दिन फलाना क्यों नहीं पूछा था। तो ये एक अकाउंटेबिलिटी की, जवाबदेही की जो कमी होती जा रही है, ये बहुत चिंताजनक स्थिति में हम लोगों को बढ़ाता चला जा रहा है। दूसरी तरफ नए उम्मीदवार, नए वोटर्स आए हैं, युवा वर्ग है, उनके सपने, उनकी सोच, उनका भविष्य देखने का, बनाने का तरीका हम लोगों की पीढ़ी से बिल्कुल अलग है। उनकी चेतना का स्तर हम लोगों की पीढ़ी से बिल्कुल अलग है। हम अब उनके अनुसार हमें सोचना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो एक दरार, एक बीच में गैप होता जा रहा है, उसको पाटना पड़ेगा। सबसे पहले तो जितनी सारी बातें हो रही हैं, इसमें कोई ये नहीं हम बोल रहे हैं बहुत सारे बहसों में कि हमको क्या करना है। ये बात भी गलत है कि 70 साल में नहीं हुआ आज होगा। 70 साल में आज क्या नहीं हुआ, अगर 70 साल में नहीं हुआ तो हम आज बैठकर बहस नहीं कर सकते थे। ये जो डेवलपमेंट से सारा कुछ चल रहा है, एक सरकार, एक लोकतंत्र, इतना बड़ा लोकतंत्र यूं ही तो नहीं चल जाता है और वो चलता रहा है, विकासों के साथ चलता रहा है। अब उन विकासों में कौन सा पक्ष और कौन सा पक्ष नहीं, इसका ये बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से आप इसको नकारते हैं तो ये आपकी अपरिपक्वता का प्रमाण मिलता है। दूसरी बात ये है कि हम जब ये बात कहते हैं कि ये पैसा कहाँ से लाएंगे, वो तो हम भूलते हैं कि हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य है। उस लोक कल्याणकारी राज्य में हम देखते हैं कि बहुत बार सब्सिडी दिया जाता है। सब्सिडी देने का तरीका जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य में ये उसकी अहमियत होती है कि सरकार अपने पर वो खर्च वहन करके आम आदमी को वो कल्याण के तौर पर राहत देता है। तो इसलिए ये प्रश्न, आप 500 दे रहे हैं तो हम 6,000 दे रहे हैं, मैटर्स द सेम, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम दे रहे हैं। तो ये रास्ता अगर हम नहीं अपनाकर अब नए बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अगर हम मुद्दा लें तो हम लोगों को एक फ़र्क करना पड़ेगा कि एमएलए का इलेक्शन और एमपी के इलेक्शन में एक मौलिक अंतर है। एमएलए के इलेक्शन में हम राज्य तक जाते हैं,
एमएलए के इलेक्शन में पूर्णतः लोकल मुद्दा रहता है और राज्य का मुद्दा रहता है, लेकिन एमपी के इलेक्शन में लोकल मुद्दा के साथ साथ राज्य और देश का मुद्दा रहता है, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। उन राष्ट्रीय मुद्दों को जब हम एड्रेस करते हैं तो उसके लाइट में हम लोकल मुद्दों को देखते हैं। अगर हम विकास करने की बात सोचते हैं तो विकास में हम पूरे देश के विकास के साथ साथ अपने जैसे, और उसके साथ साथ ये भी बात है कि जो एमपी होता है उसका जो काम होता है, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये जो एक पक्ष हम लोग जो नजरअंदाज करके चल रहे हैं उसके बारे में बोलना चाहती हूँ कि एमपी के इलेक्शन में ये बात भी ध्यान रखना पड़ता है कि एमपी जो एमपी लैड मिलता है, जो उसका जो 5 करोड़ मिलता है, चाहे वो एमएलए को मिलता है और एमपी को मिलता है, तो एमपी लैड को खर्च करता है जो लोकल जो काम है उसके लिए, लेकिन जो केंद्रीय नीतियों के तहत निर्णय लिए जाने की बातें होती हैं वो अपने आप में भी एक सांसद के लिए जवाबदेही बनती है। जैसे मान लीजिए कि आपको साहेबगंज वाला जो पुल बनता है या कोई फ्लाईओवर बनना है, या आप बाढ़ के मामले में सिर्फ एक रोड बना देने पर या बांध बना देने पर नहीं, उसमें एक समग्र रूप से निर्णय लेना पड़ेगा कि ये बाढ़ का जो मुद्दा है ये बार बार नहीं आए, बल्कि एक उसमें परमानेंट मतलब स्थायी निराकरण उसका हो। तो स्थायी निराकरण के लिए केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति, केंद्र सरकार का उसमें ये इंटरफेयर करना और केंद्र सरकार के द्वारा निर्णय लेकर काम में उतरना जरूरी है। इसमें हमारे सांसद किस तरह से सफल होते हैं अपनी बात को रखकर अपनी चीज को छीन कर ले आने में, ये सारा कुछ एक सांसद की जिम्मेवारी होती है। तो जब परिस्थिति ये बनती है कि जैसे इन्होंने कहा कि जब गार्जियन अगर दूसरा हो, जैसे मान लीजिए केंद्र में कोई और सरकार है और दूसरे दल के कोई बनते हैं, एमपी बनते हैं, तो उनके साथ एक कंस्ट्रेंट होता है कि वो केंद्र सरकार से बहुत सारी चीजों के समर्थन में या केंद्र सरकार और उनके बीच में एक वो जो बहुत स्मूथ रिलेशनशिप होता है वो नहीं होता है, तो काम करने में बाधा पड़ती है। तो तब सवाल उठता है कि ये बाधा है, केंद्र सरकार कौन सी नीतियां अपनाती हैं आपके राज्य के लिए, आपके शहर के लिए, और आप अपने लोकल क्षेत्र में क्या काम करते हैं। इन सारे चीजों को लेकर एक सांसद का चुनाव होता है। तो सांसद के चुनाव में हम लोग जो देख रहे हैं, अभी तक जो देख रहे हैं, अभी हम लोगों ने पूरे देश के पैमाने पर देखा सबका साथ सबका विकास होना था, विकास तो हुआ ही नहीं, साथ भी तोड़ने की कोशिश हो रही है। हम पूरे देश में देख रहे हैं रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट रोजगार नहीं है, ये करप्शन खत्म नहीं हुआ है, ब्लैक मनी खत्म नहीं हुआ है, लोग किसान कर्ज से तड़प रहे हैं, गरीब लोग डिमोनेटाइजेशन की मार से और भुगत रहे हैं। जो हमने पहले आपसे कहा था कि यहाँ से माइग्रेशन हुआ है बाहर, और वो सारे के सारे लौट रहे हैं, एक मिनट, वो सारे के सारे लौट रहे हैं क्योंकि वो जो लघु उद्योग था, वो जो छोटे छोटे उद्योग थे, वो सारे बंद पड़ गए हैं डिमोनेटाइजेशन के कारण, और ये जो सब बेकार पड़ गया। सरकार बनाई थी जिन उद्देश्यों को लेकर के हमने कटिहार में जो है तख्ता पलट किया था, 15 साल की जो है, जो 15 साल से जो थे बीजेपी के सांसद थे, उनको हमने हटा करके पुनः जो है तारिक अनवर पर भरोसा किया था। क्या लग रहा है कि हम आज भी जस के तस बने हुए हैं, आज भी हम उन समस्याओं से जूझ रहे हैं। हाँ जी, बबीता कश्यप से भी जानना चाहेंगे कि क्या आपका मैनिफेस्टो क्या है, कैसे आप जा रहे हैं अपने उम्मीदवारों के पास, अपने मतदाताओं के पास, कि कैसे उन्हें आप रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, इस बार क्या प्रलोभन दे रहे हैं? नहीं, जहाँ तक बात हो रही ना रिझाने और प्रलोभन की, और एक मिनट मैं इसमें एक बात मैं इंटरफेयर करना चाहती हूँ। 15 लाख की बात कर रहे हैं, रवि जी, मैं इसमें इंटरफेयर करना चाहती हूँ कि प्रलोभन शब्द आप आम वोटरों का अपमान करते हैं, क्योंकि आज आपका आम वोटर प्रलोभन से नहीं जा रहा है। आपने इतने प्रलोभन तोड़े हैं इस बार जो है आम मतदाता बिल्कुल सजग है, इस बार जो मतदाता है वो बिल्कुल जाग चुके हैं, क्योंकि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो निश्चित रूप से जो मतदाता हैं वो इस बार सजग हैं, जागरूक हैं, इस बार वो किसी प्रलोभन में नहीं आने वाले हैं। युवा वर्ग को नौकरी चाहिए, युवा वर्ग को शांत और विकसित समाज चाहिए, युवा वर्ग को देश की इज्जत, बेरोजगारी दूर हो पा रही है, न पलायन रुक पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, सब चौपट हैं। जो जाम की समस्या है, समस्या है, कटाव की समस्या है, तो सभी समस्याओं से हम आज भी ग्रसित हैं, पीड़ित हैं। चाहे 70 साल की बात करें या फिर इधर 5 साल की बात करें, तो समस्या जस की तस बनी हुई है। आरोप प्रत्यारोप जो है, हमारी सरकार वहां नहीं है, तो हमारे जनप्रतिनिधि
बिजली नहीं है, तो इस तरह से जो चलता रहता है। हम फिर भी जानना चाहेंगे कि क्या मैनिफेस्टो है, इस बार आम मतदाताओं को कैसे जो है कन्विंस कर रहे हैं कि क्या मतलब आपकी सरकार पर पुनः भरोसा करे, क्या है आपके पास? बिल्कुल, मैडम ने भी कहा कि जनता जो है प्रलोभन में आने वाली नहीं है, क्योंकि कहा जाता है क्या दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक के पीता। बिल्कुल सही बात है। तो मैं आपको अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज केबीसी के माध्यम से ही मैं जनता से पूछना चाहूंगी कि क्या अगर ठीक है 15 लाख की ही बात आती है, अगर वो 15 लाख नहीं मिला है जनता को, क्या जनता में नाराजगी है इस बात की? क्योंकि एक समाज सेवी होने के नाते जब मैं क्षेत्र में जाती हूँ, मैं जब जनता के बीच जाती हूँ, अभी मुझे मालूम चला, वर्तमान समय को देखते हुए कह सकती हूँ अभी की जनता अब रोटी कपड़ा और मकान के नाम पे वोट नहीं करेगी। जनता को चाहिए देश की सुरक्षा, जनता को चाहिए राष्ट्र की सुरक्षा, और अभी की जनता की मांग है कि मेरा देश सुरक्षित हो, मेरा राष्ट्र सुरक्षित हो। और जो हमारे नौजवान साथी जो बॉर्डर पे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा उनको लेके है, जिसकी बदौलत हम घर में चैन की नींद सोते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेवारी अभी उनके लिए है। और फिर हम कहना चाहेंगे यहाँ पे सारी जनता से कि जो हमारी सरकार ने की उन नौजवानों के लिए, ये आज तक किसी सरकार ने नौजवानों के लिए नहीं सोचा था। और फिर हमारी सरकार ने क्या किया उसको किसी ने नहीं दिखाया, क्या नहीं कर पाए इसको बार बार दिखाते हैं। तो फिर अगर बात आती है, क्योंकि जब मैं भी इसमें आई तो मैं भी जब गूगल्स देखती हूँ, कुछ किताब को पलटती हूँ, तो फिर वहां से भी सवाल उठता है। पुरानी बातों को अगर पलटा जाए तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब भारत और चीन के बीच जब युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम में बॉर्डर पे मैकमोहन रेखा खींची गई थी। वो मैकमोहन रेखा कहाँ चली गई, ये तो कोई कांग्रेसी नहीं बताते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच LOC की लाइन खींची गई थी, वो लाइन कहाँ चली गई, वो कोई कांग्रेसी नहीं बताते हैं। सन 18 अप्रैल 1950 को लियाकत समझौता किया गया। क्यों किया गया ये कोई नहीं बताते। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है धारा 370, धारा 370, इसके ऊपर आवाज उठाई जाती है, मांग की जाती है इसको हटाया जाए। लेकिन ये लगा क्यों, ये लगा ही क्यों, इसके लिए कोई नहीं बताता है। क्यों लगा और किसके राज में लगा, ये भी बताना चाहिए ना, क्यों लगा था। तो सिस्टम तो सारा बिगड़ा हुआ है। और रही बात की रुपये की ही बात हो रही है, तो हमारे जो सरकार है वो देख रहे हैं, पहले भविष्य को वो मजबूत करना चाह रहे हैं। जब भविष्य नहीं बचेगा, हमारा देश ही नहीं बचेगा, हमारा राष्ट्र ही नहीं बचेगा, तो फिर हमारे लिए खाना कपड़ा मकान कोई मायने नहीं रखता है। इसीलिए हमारी सरकार का भी सबसे बड़ा लक्ष्य है, पहले मेरा देश मजबूत हो, मेरा राष्ट्र मजबूत हो, मेरा युवा मजबूत हो, उसके बाद फिर रोटी कपड़ा मकान। तो ये छोटी मोटी बातें हैं, बस हमारी सरकार को आने दीजिए, ये छोटी मोटी शिकायतें तो बस ऐसे ही दूर हो जाएगी। मैं ये जरूर बोलना चाहूँगी कि आपने कहा कि देश राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर अभी वोट देश की जनता करेगी। सही माने में राष्ट्रीय सुरक्षा और समाज की सुरक्षा पहले आता है, और समाज जब भाईचारे के साथ चलेगा तो निश्चित तौर पर ये देश बचेगा। सबसे ज़्यादा इन 5 सालों में, 1 मिनट, मैंने आपके सवाल को नहीं काटा, 1 मिनट, मैं अपनी बात आपकी बात को मैंने नहीं काटा है बबीता जी, आप मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। मैंने आपकी बातों को नहीं काटा। मैं बोलना चाहूंगी कि हम लोगों ने ये देखा कि 72 सालों में जितने सांप्रदायिक चीजें नहीं हुई वो इन 5 सालों में हुए। और मौन लिंचिंग वो गाय के नाम पर हो या और किसी चीज के नाम पर, जो मॉम लिंचिंग हुई और क्या कहते हैं इसके धर्म, दूसरे धर्म में जो शादी के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, इस तरह से 5 सालों में इस देश को, जो देश की सुरक्षा की बात करते हैं, तो उन्होंने जिस तरह से देश को टुकड़ों में, वर्गों में बांटने का काम किया, इन 72 सालों में इस देश की जनता ने कभी नहीं देखा था। और दूसरी बात कि आपने हमारे जो बॉर्डर पे लड़ रहे सिपाहियों की बात करते हैं, तो मुझे गर्व है कि जो हमारे देश के सिपाही जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, और उनकी ही वजह से हम लोग चैन की नींद हम अपने घरों में सोते हैं। लेकिन उन सिपाहियों के कंधे पर एक मिनट, उनके कंधे पर आप अपनी जो है बातों को रख रहे हैं कि देश की सुरक्षा के लिए। आप, ऐसा नहीं है कि जब मोदी जी की सरकार आई तभी देश सुरक्षित है, उससे पहले क्या देश सुरक्षित नहीं थी? क्या हमारे देश के जवान गद्दार थे क्या? मैं ये पूछना चाहूंगी भाजपा के लोगों से। हमारी बबीता जी यहाँ बैठी हुई हैं, या 5 सालों में ईमानदार हमारे देश का नौजवान है, और उससे पहले क्या बेईमान थे क्या?
नहीं, वो हमेशा से ईमानदार हैं और रहेंगे और देश की सुरक्षा के लिए अपनी शहीदी देते हैं और देते रहेंगे। लेकिन उस पर जो है हम लोग को राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देश सर्वोपरि है और देश का जो नौजवान है, जो हमारे आर्मी है, जो हमारे बॉर्डर पे लड़ते हैं, उनको उसके लिए उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारा देश उनके हाथ सुरक्षित है। बिल्कुल सही कहा आपने मैडम। और एक मिनट सर, जहाँ तक बात आपने कहा कि देश के सिपाही वो गद्दार नहीं थे, आज से पहले भी गद्दार, तो अभी वो कैसे गद्दार हो जाएंगे? वो अगर गद्दार हो आप कह रही है ना कि 5 सालों में सुरक्षित थी, तो क्या देश के सिपाही जो बॉर्डरों पे बैठे हुए 5 साल के अंदर बैठे थे, क्या 72 सालों से बैठे हुए नहीं थे? क्या देश के सिपाही क्या बॉर्डर पे 72 साल से बैठे नहीं हुए थे? क्या ये 5 साल पहले ही बैठे हैं क्या? आप समाज को दिग्भ्रमित, ये भाजपा की सरकार देश को भ्रम में रख करके दिग्भ्रमित करने का काम करती है। और 72 सालों में जो हमारी देश की आजादी के बाद जो सिपाही उन्होंने बलिदान दिया और जो देश के बॉर्डर में बैठे हुए हैं, वो हमेशा से देश की सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं, ईमानदारी से बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे। लेकिन आपके साथ, आपके पास बोलने के लिए, देश की जनता के पास रखने के लिए कोई बात नहीं है, इसीलिए आप देश की सिपाहियों को राजनीतिकरण कर रहे हैं। नहीं मैडम, गलत बोल रही हैं। मैं इसको स्पष्ट रूप से देखना चाहूंगी। मैं देश की जनता, हमारे जिले की जनता को कहना चाहूंगी, आप देख लीजिए इनका चेहरा, ये सामने है। वो बोल रही है कि 5 सालों में देश सुरक्षित है। क्या 72 सालों में जो है क्या हमारे देश के सिपाही ईमानदार नहीं थे? क्या 72 साल पहले ही ना बैठे हैं बॉर्डरों पे? अंग्रेजों को हम लोगों ने देश से बाहर कर करके इस देश के जनता ने, हमारे सुरक्षा बल जो हमारे बॉर्डर पे बैठे हुए, वो 72 सालों से हमारी सुरक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इसलिए फिर मैं अभी भी कहना चाह रही हूँ, हमारी विपक्षी को जो है ये बात हजम नहीं हो रही है। अभी जो हमारी सरकार आई हुई है, विपक्षी को हजम नहीं हो रहा, इसलिए मात्र एक पार्थ, केवल अकेला पार्थ खड़ा है भारत वर्ष बचाने को। सारे विपक्षी साथ खड़े हैं केवल उन्हें हराने को। क्यों? आखिर क्यों? क्या बुराई है मोदी जी में? मैं ये बोलना चाहूंगी, आप बोलते हैं एक पार्थ खड़ा है, आप अकेले कहाँ खड़े हैं? आप सारा विपक्षी, क्या आपने प्रदेशों में गठबंधन नहीं किया? आपने 33 पार्टी से आप ले लीजिए, हमारे राज्य को ले लीजिए। आप अकेले नहीं है, महागठबंधन आपने भी तो प्रदेश की पार्टियों से आपने भी गठबंधन किया। आप ये नहीं कहेंगे अकेला पार्थ नहीं है, वो भी प्रोपेगेंडा है और देश की जनता देख दूसरे दिन आप ये कैसे कर सकती हैं कि आप जो महागठबंधन आपका गुरुगंडार नहीं है? आप ये बताइए, नीतीश कुमार ने कहा था, नीतीश कुमार ने हमारे बिहार में कहा था, जब हम लोग 2015 में जब महागठबंधन होकर के नीतीश कुमार जब प्रदेश में आए, वो 2 साल सरकार चलाए और वो उन्होंने मोदी जी को उन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा था नीतीश कुमार को कि डीएनए में खोट है। तो अगर आपको नहीं लगा कि जो हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, तो उन्हीं मोदी जी ने हमारे नीतीश कुमार को हाईजैक करके लेके गए और आप देश के, हमारे राज्य के जनता के मतदाता का उन्होंने चोरी किया, उनको धोखा दिया। एक मिनट सर, मैडम ने बहुत अच्छी बात कही है। एक मुद्दा बना था जो इटली की, आपने कहा कि बहू, तो उसी मुद्दा को जो है आगे करके तारिक अनवर ने एक नई पार्टी का गठन किया था कांग्रेस से अलग हट करके। देखिए, आपको याद होगा, जब सुबह का भूला शाम में घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। बिल्कुल। उन्होंने एक्सेप्ट किया, तारिक अनवर ने एक्सेप्ट किया कि मैंने गलती की थी, क्योंकि कोई भी देश से अगर कोई हम दूसरे राज्य से बहू लेके आते हैं, क्या वो हमारे घर की बहू नहीं होती? वो हमारी बेटी नहीं होती? उनके बच्चे हमारे पोते नहीं होते हैं क्या? ये हमारे देश के, हमारे राज्य के, हमारे समाज के नहीं होते हैं क्या? ये कहना फलना से लेके आए, आप तो देश की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं।
बात कही कि सुबह का भटका हुआ अगर सामने महिलाओं को अपमान कर रहे हैं, भटका हुआ नहीं कहते, बिल्कुल सही महिलाओं को कहा। अपमान कर रहे हैं, वहीं पे देश दूसरी की बात ये महिलाओं को आती अपमान कर है, रहे हैं, हमारे देश की गांव घर में बेटियों को पुरानी अपमान कर कहावत रहे हैं। चलती है, की महिला एक मिनट सर, एक मिनट मेरी बात सुनिए। गांव घर में पुरानी कहावत कही जाती है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी बानी। चलिए, अब conclusion ठीक है, है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था, लेकिन ये भी देखा जाए ना उस टाइम वो अन्न कहाँ खाते थे और पानी किसका पीते थे। इसलिए इस बात को अब हम नहीं करेंगे। आगे बढ़ने के लिए वक्त इजाजत नहीं देता है, समय बहुत कम है। मैं इस अंत बात में जो है, अंत में मैं समाज सेविका की बात। जी चंदना झा के पास चलेंगे। कंक्लूजन कि क्या चल रहा है आपके जहन में? देखिए, ये चुनाव है, लोकतंत्र का महापर्व है। इसमें हम जिनको चुनेंगे वो हमारे भविष्य का निर्माण करने के लिए जिम्मेवार होंगे। मतदाताओं और से अपील, मतदाताओं से अपील तो मैं करूंगी, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि इस चुनाव में हम मुद्दों से भटक कर व्यक्तिगत मामलों में, अन्य मामलों में फंस जाते हैं, लेकिन रोजगार की बात नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार की बात नहीं करते हैं। स्कूल कॉलेजेस का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिससे कि आम बच्चे स्कूलों में पढ़कर बड़े नहीं हो सकते हैं, जो हॉस्पिटल में जाकर के जो सस्ते में इलाज कराते थे वो इलाज नहीं करा सकते हैं, जो ट्रेन से जाते थे उनके जो टिकट्स थे आपके हमारे कम दर पर थे, हमें कहीं जाते थे उस पर नहीं कर सकते थे। इन सारे मुद्दों से हम भटक कर और मुद्दों पर जाकर बहस करते हैं। और विद्यालय में जो है निजी विद्यालय पनप रहे हैं, सरकारी विद्यालयों में अधिक से अधिक। अब देखिए, बजट है, में उच्च शिक्षा को और शिक्षा को में बहुत कम खर्च मुहैया किया गया है। जी, विद्यालय की छात्र भी है, नई मतदाता भी हैं। क्या लग रहा है, आपने जो पढ़ाई स्टार्ट करी थी और आज काफी परिवर्तन आ रहा है, काफी मोटे तौर पर यूँ कहे कि एक आर्थिक बोझ आपके परिजनों को, आपके अभिभावकों को लगा होगा। कई सारे पब्लिकेशंस के बुक्स जो है आपको परचेज करने पड़े होंगे। इस पर कभी जो है सरकार ने कोई लगाम नहीं लगाया। मोटे तौर पर जो है अधिक से अधिक फी चुकाना पड़ा होगा आपके गार्जियन को। क्या कभी इस और आपने ध्यान दिया? क्या लगा आपको कि बहुत ज़्यादा आर्थिक दोहन होता है निजी विद्यालयों के द्वारा, निजी विद्यालय प्रबंधन के द्वारा? इस और भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस तरह के मन में कोई सवाल? जी हाँ, मैंने जब से पढ़ाई शुरू की तब से आज तक बहुत ज़्यादा ही आर्थिक दबाव बना हुआ है, तो हम लेकिन आज तक कभी ऐसा सरकार नहीं आया जो इस पर बात खुल के कर सके, जो स्कूली विद्यालय में बच्चों के लिए सोच सके कि इतनी जो उन पर आर्थिक बनी हुई है तो सरकारी विद्यालय खोलने के कारण उनके गार्जियनों पर थोड़ा कम प्रेशर बन सके। तो आज तक कोई भी सरकार खुल पे इस पर बात नहीं किया है, नहीं भी खुल पे कोई बात किए हैं। वैसा कोई भी सरकार नहीं आया आज तक जो कि इस पर खुल के बात कर सके, ना ही रोजगार पे बात हुए हैं। बस वो ये बात करते हैं किसने क्या नहीं किया, किसने क्या 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 नहीं किया, क्यों नहीं किया, इस पर बात नहीं करते हैं। चाहेंगे जो निकट भविष्य में, आगे आने वाले भविष्य में ऐसे निजी विद्यालय प्रबंधकों पर जो है लगाम कसे और जी हाँ बिल्कुल जी, कम से कम मतलब गरीब तबके के बच्चे भी आसानी से, ताकि हर बच्चे को मौका मिल सके स्कूल जाने का, हर बच्चे को मिल सके निजी मौका। विद्यालय की बात नहीं है, जो पब्लिक सेक्टर है ओवरऑल, जैसे मान लीजिए आज BSNL कि 54,000 लोगों को वेतन नहीं मिला, लेकिन जियो पनप रहा है। आप अस्पतालों में चले जाइए, जितने सारे अस्पताल हैं उसको डिफंक्ट किया जा रहा है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें बेतोड़ शोषण करते हुए हॉस्पिटल्स चल रहा है। 300 बेड आप रेलवे में चले जाइए, ये भी एक बड़ी समस्या है। कटिहार में स्वास्थ्य विभाग ICU बंद पड़े हुए हैं। आप हवाई अड्डे में चले जाइए, उसका भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और आपको जहाँ रेलवे कटिहार में ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका समाधान जो है आज तक नहीं हो पाया है। निश्चित रूप से हम आगे ऐसी सरकार का गठन करेंगे, ऐसे सांसद चुनेंगे जो कटिहार की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर सके, लड़ करके हो, जैसे भी हो, कटिहार की इन समस्याओं को का समाधान करने के लिए वो तत्पर रहें। चलिए, हम मुद्दे की बात कार्यक्रम को लेकर के पुनः अगले दिन ठीक 8:30 बजे आप सबों के बीच हाजिर होंगे, नए उम्मीदवार के, नए जनप्रतिनिधियों के साथ, और जानेंगे आपके मन में क्या क्या सवाल हैं। उन सवालों के जवाब के साथ पुनः हम हाजिर होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, LED TV और केंटारो के अधिकृत विक्रेता, जयमाला शिक्षा निकेतन जहां पढ़ाई के साथ है खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, तथा KBC ब्रॉडबैंड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित कटिहार की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, डिजिटल कटिहार अभियान की शानदार शुरुआत। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विसेज।
डिजिटल LED TV, CCTV कैमरे, स्पाई कैमरे, मनी काउंटिंग मशीन, लैपटॉप एंड कंप्यूटर एसेसरी, एयर कंडीशनर, डिजिटल LED लाइट्स, वीडियो डोर फोन्स, फायर अलर्ट्स। साथ में और भी बहुत कुछ। अब कटिहार बनेगा पूरी तरह डिजिटल एंड सिक्योर। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, MG रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452248601, a unit of KBC News। सभी प्रकार के केंट RO प्यूरिफायर के लिए संपर्क करें। केंट RO के अधिकृत विक्रेता सती सिक्योरिटी, MG रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452242570, मोबाइल 9297979700। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर हो जाएं निश्चिंत। जयमाला शिक्षा निकेतन रेसिडेंशियल स्कूल, ट्रेंड एंड क्वालिफाइड टीचर्स, म्यूजिक, योगा, स्पोर्ट्स और कराटे की स्पेशल क्लासेस, एडवांस साइंस लैब और वास्ट लाइब्रेरी। बेहतर एक्सपीरियंस के लिए समय समय पर वर्क एजुकेशनल टूर, लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग अलग कैंपस, बस फैसिलिटी के साथ 24 आवर्स CCTV ऑब्जर्वेशन। जयमाला शिक्षा निकेतन राष्ट्रीय शिक्षा रत्न एवं गोल्ड मेडल से सम्मानित विद्यालय, हृदयगंज, कटिहार। मोबाइल नंबर 9430927187, 9939147587। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू 9। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस अब आपके शहर कटिहार में भी। KBC ब्रॉडबैंड, सबसे तेज और अनइंटरप्टेड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित KBC ब्रॉडबैंड। संपर्क करें सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, MG रोड, कटिहार या KBC न्यूज कार्यालय, बनियाटोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 242570 और 248601, मोबाइल 9297979700 और 9430029220।